FDI. In the last lecture, we talked about FDI. What is FDI? How are the FDI system working in India? And today we are going to see about the FDI as in its aspect, its technical aspect. We have stopped at the market size. तो हमने मार्केट साइज का थोड़ा पोर्शन देखा था, लास्ट के कुछ 2 पॉइंट्स रह गए थे, तो आज हम वहां से ही कैरी फॉरवर्ड करने वाले. ओके, मैंने जो भी आपको कुछ कल पढ़ाया उसको उसके बारे में अगर आपको कुछ मुझे पूछना है, अगर आपको कुछ उसके बारे में बोलना है, यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट. If you want to talk, please open your mic and then talk to me about it. Otherwise, we can start with the lesson. Okay? So, do you want some time to talk about it or can we go further? आपण पुढे जाऊया की तुम्हाला थांबायचंय आणि मला काही सांगायचंय त्याबद्दल? काही शंका नाहीये? हो किंवा नाही ऍटलिस्ट म्हणा, म्हणजे मला पुढे जाता येईल. बरोबर आहे की नाही? आपला वेळ पण जाणार नाही आणि तुम्हाला पण पुढची लेक्चर आहेत ना. सो मी पुढे जाते. ओके, सो मी पुढे जाते. आपण बघत होतो मार्केट साईज, आपण हे सगळं बघितलं होतं आणि मी तुम्हाला इम्पॅक्ट इन्वेस्टमेंट बद्दल सांगत होते. सो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एनीथिंग विथ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब रहता है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एनवायरमेंट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो पॉजिटिव ही पड़ना चाहिए. सो एनवायरमेंट, अगेन टॉकिंग अबाउट organic environment around us, trees, plants, rivers and all, biodiversity we have around us. Okay, so जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होना चाहिए. और अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास ऐसा सिर्फ $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था जो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली था. और दिस Mr. Anil Sinha, who is Gene's advisor, Global Impact Investment Network. It's a huge, again, corporation, and he is the advisor of South Asian, full South Asian zone. He has told that we will be increasing 25% annually, and we will reach to $40 billion from $4 billion. So that is a huge rise in global impact investment or impact investment, और ये बहुत ही अच्छा है actually. The sector attracting the greatest amounts of FDI in India include the services sector, followed by IT services and software, the trading business and the automobile industry and energy. ये भी हमने देखा था कि कौन से सबसे फेवर में आए हुए सब्जेक्ट है. सर्विस सेक्टर, उसके बाद IT सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर, और ट्रेडिंग बिजनेस मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग वाला बिजनेस, उसके साथ साथ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, दैट इज ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वाला, लेकिन जनरली ट्रेडिंग बिजनेस इज लाइक whenever you are trading in the market. Okay, the automobile industry and energy are this what we can say are these sectors. अगर आपको पता है तो हमने एक केस स्टडी भी देखा था वेस्टा का. वेस्टा ये विंड मिल बनाने वाली कंपनी है, डेनमार्क वाली, तो दैट इज ऑल्सो FDI. ओके, उन्होंने हमने देखा था वो एक्चुअली हमारे लास्ट वाले टॉपिक में जहां पर हम बात कर रहे थे मेक इन इंडिया वाले कैंपेन की, राइट, लेकिन या फिर इन्वेस्ट इन इंडिया वाले कैंपेन की. तो मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये जो सेक्टर्स है वो एक दूसरे के सेक्टर्स नहीं, कैसे ये दूसरे जो कैंपेन्स है बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि एक करके सब कैंपेन्स का सक्सेसफुल होना जरूरी है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर द इंडियन ग्रोथ. ओके, तो दैट्स व्हाई अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में जो आइकॉन दिख रहा है हमें, वो इट्स शोइंग दैट एरो, इट्स शोइंग ग्रोथ बट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रोथ. ओके, सो लेट्स सी, जो राइट साइड में हमें एक छोटा ग्राफ दिख रहा है, वो क्या है? इट्स अ बेटिंग ऑन मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया पे एक्चुअली कितना फायदा हो रहा है वो. ओके, तो इसमें आप देख सकते हो येलो लाइन है वो आपको दिखा रही है टोटल इनफ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, इन द US बिलियन डॉलर्स. और जो ब्लू वाली लाइन है वो FDI का इन्वेस्टमेंट, FDI इक्विटी का इन्वेस्टमेंट दिखा रही है. एंड इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स गोइंग अपवर्ड. ओके, जस्ट दैट 2018-19 और 19-20 में ये थोड़ा उसका जो स्लोप है
मतलब टोटल इनफ्लो बढ़ा है 62 से 73 तक, लेकिन एफडीआई का थोड़ा कम हुआ है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 55 से लेकर 60, 60 से लेकर 61, 61 से 62 और 62 से डायरेक्टली 73% पर हमारा टोटल इनफ्लोज बढ़े हैं बिलियन यूएस डॉलर्स में। उसके हिसाब से हमारे एफडीआईज भी बढ़े हैं 40 से लेकर 43, 43 से लेकर 44, 44, 49। तो आप देख सकते हो कि 44.9 तो एक्चुअली 2017-18 और 18-19 में एफडीआई थोड़ा घटा है, ओके, लेकिन फिर इट हैज स्टार्टेड टेकिंग जंप अगेन। तो दैट काइंड ऑफ वी आर स्टिल इन अनस्टेबल इन केस ऑफ एफडीआई, ओके। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है तो सिंपली अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से ये आ सकता है कि व्हाट इज एफडीआई, ओके, एक्सप्लेन द मार्केट साइज ऑफ इंडिया ॲज इन कंपॅरिझन विथ एफडीआय ऑफ इंडिया, ओके। आणि त्याच्यानंतर आपण बघूया गव्हर्नमेंटने काही खूप सिग्निफिकेंट अशा अनाउंसमेंट केल्या आहेत, बहुत ही सिग्निफिकेंट ऐसे अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि उनको एफडीआई बढ़ाना है, लोगों को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने क्या क्या किया है, सी कुछ जो हमने सक्सेसफुली टैकल किए हैं डील ऐसे। ऑन August 21, 2020 the government of Singapore announced investment of 450 crores, that is 63.84 million US dollars in the qualified institution placement QIP ऑफरिंग ऑफ अ मॉल डेवलपमेंट फिनिक्स मॉल लिमिटेड। अब फिनिक्स मॉल के बारे में तो बहुत लोगों ने शायद सुना होगा, ये बहुत ही फेमस वाली मॉल चेन है। तो उसमें सिंगापुर गवर्नमेंट ने 450 मिलियन 450 करोड़ दैट इज 63.84 मिलियन इतना इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया। इट्स अगेन एफडीआई। ऑन August 14, 2020 Israel based Caralogics, provider of machine learning based log analytics and monitoring solution, announced a strategic expansion into India with the commitment to invest over 30 million US dollars in the next 5 years। तो ये जो कैरालॉजिस्ट नाम की कंपनी है, उन्होंने 30 मिलियन यूएस डॉलर्स को इन्वेस्ट करने का एक एक्चुअली प्रपोजल दिया है अप टू द नेक्स्ट 5 years। अगेन इट्स अ ह्यूज कमिटमेंट। बिटवीन April 23 एंड July 16, 2020 जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, आप सबको पता है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में, सोल्ड 25.24% शेयर्स वर्थ रुपीज 1.52 ट्रिलियन, दैट इज 21.57 बिलियन टू वेरियस ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो हमारे जो जियो प्लेटफॉर्म के, हमारे इन द सेंस रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जो शेयर्स है, इट्स नॉट रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ओके, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड नाम की कंपनी है ये, और इसके 1.52 ट्रिलियन रुपीस के शेयर, और इतने शेयर होके भी कितने परसेंट है? Would you please mute yourself? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बच्चे ना। सो जो रिलायंस के इतने बड़े शेयर्स है वो भी मतलब 1.52 ट्रिलियन होने के बाद भी कितना परसेंट होता है कंपनी का? 25.24%। मतलब कंपनी के डिसीजन मेकिंग का राइट अभी भी अंबानी के पास ही है, लेकिन वो जो 25.24% शेयर्स है वो बाहर बिक गए हैं, ग्लोबली बिक गए। और किसको इसको डील में इन्वॉल्व किया गया है? फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक, मुबादला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA, TPG कैपिटल, एल कैटरटॉन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, इंटेल कैपिटल, क्वालकॉम वेंचर्स एंड गूगल। मला वाटतं ही सगळी खूप मोठी मोठी नाव आहेत। अगर आपने ये नाम को सुना होगा, एटलीस्ट कुछ चंग तो इसमें से सुने। पहले इंटेल को सुना होगा, वो उसकी एड भी लगती है। आप अगर आपको अगर पता नहीं है, आपकी इंटेल मतलब कोर सिस्टम रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप्स में। सो दैट इज कोर इंटेल 7th generation, 9th generation, 5th generation। सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ओके। देन फेसबुक के बारे में आपने सुना होगा, विस्टा अगेन उसके बारे में सुना होगा, जनरल अटलांटिक के बारे में सुना होगा। उसके साथ साथ
गूगल के बारे में तो सुना ही होगा. सो दिस इज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फंड रेज बाय एनी कंपनी इन द वर्ल्ड. आज तक ये कंटिन्यूअस फंड रेजिंग सबसे बड़ा वाला हुआ है इन द होल वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया. इन May 2020, Philips, Dutch health tech and consumer electronic company, announced its plan to invest to 50 to 300 crores, that is 35.47 to 42.56 million US dollars, to boost the manufacturing and R&D facilities in India. तो Philips, आपको पता है फिलिप्स मिक्सर एंड ग्राइंडर वाले जैसी वो जो कंपनी है, वो डच हेल्थ टेक जो हेल्थ केयर के टेक्निकल डिवाइसेस बनाने में बहुत ही फेमस है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इन्होंने अपना R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बढ़ाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट बूस्ट किया है इंडिया में. इन जनवरी, क्योंकि उनके प्लांट्स ऑब्वियसली इंडिया में, in January 2020, Amazon India announced investment of $1 billion US dollars for digitizing small and medium business and creating 1 million jobs by 2025. तो 1 मिलियन जॉब्स बढ़ाने के लिए और इंडिया में डिजिटाइजेशन करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, तो SME भी बोलते हैं उसे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 1 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में. इन जनवरी 2020, मास्टर कार्ड, आपके जो कार्ड रहते हैं उसमें येलो एंड रेड बॉल वाले जो कार्ड्स रहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, जनरली डेबिट कार्ड रहते हैं, उसको मास्टर कार्ड बोलते हैं. फिर एक मास्टरियो कार्ड होता है जैसे डेबिट कार्ड के टाइप्स में, शॉपिंग कार्ड. तो Mastercard announced its plan to invest up to $1 billion US dollars in India over next 5 years to double its research and development efforts in Indian market. Again, the same thing. In October 2019, French oil and gas giant Total SA acquired 37.4% stake in Adani Gas Limited for rupees 5,662 crores, that is 810 US million dollars, making in the largest FDI in India's city gas distribution CGD sector. तो ऑल सेक्टर्स, जो भी हमने सेक्टर्स देखे थे, तो वो सभी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हमें दिख रहा है यहाँ पर, जो अनाउंसमेंट हम दिख रहे हैं. इन अगस्त 2019, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL announced one of the India's biggest FDI deal in Saudi Aramco. This is the Saudi Aramco is a very prestigious oil company. तो जो हमने शायद मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ओपेक नाम की एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल OPEC, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड not oil, it's organization of petrol exporting countries, OPEC, OPEC. तो ये कंट्रीज में से सऊदी अरामको ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, और जो भी ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है या हमारे यहाँ क्रूड ऑयल, उसमें से 50% से ज्यादा परसेंट ये अरामको कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है सॉइल से. क्या आप में से किसको पता है सऊदी अरामको कंपनी के बारे में? ऐसे हो सकता है कि आपको पता है और आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं. अगर है तो प्लीज यस नबील, कैन यू प्लीज टेल अस? यस मैम. मैम पहली बात तो सऊदी अरामको जो है उसका भी जियो जैसा इंडिया में है ना, वैसा ही सऊदी में भी है उसका, कि उसके जो 90 to 95% शेयर्स है वो गवर्नमेंट ओन करती है, और 5 to 10% जो शेयर्स है वो प्राइवेट कंपनीज ओन करती है वहाँ की. डेफिनेटली. और उसके साथ सऊदी अरामको जो है, उसके साथ बिन लादेन कंपनी जो है वो मिलके कंस्ट्रक्शंस और बाकी सारे जो काम है सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड, वो सऊदी अरामको और बिन लादेन कंपनी दोनों मिलके मर्ज करके, जस्ट लाइक अ मर्जर. या डेफिनेटली. और अगर मैं सही से याद करूँ तो किंग फैजल और यामानी करके जो थे सऊदी के बहुत ही बड़े फाइनेंशियल मिनिस्टर, ऑयल मिनिस्टर्स, जिन्होंने ओपेक बनाने के लिए बहुत ज्यादा अपना पूरा का पूरा लाइफ खर्च किया है. ही इज अमेजिंग पर्सन. तो he was the one who supported Saudi Aramco. Am I right? If you know about him, Yamani or King Faisal. Yes, ma'am. Yeah.
सो that was about सौदी अरामको. लक्षात ठेवा, जेव्हाही आपण इंटरनॅशनल, जेव्हा हम इंटरनॅशनल बिजनेसेस की बात करते हैं, ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, तो ऑयल की बात होना इज लाइक ऑक्सीजन की बात होना वाइल ब्रीदिंग. ओके, सो ऑयल इज अ वेरी प्रोमिनेंट कमोडिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, और अभी के लिए हमें इसका इतना इस्तेमाल होता है. और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट एजेंट्स भी अब ये बिजनेसेस में जुड़ रहे हैं, उसके साथ भी और बहुत सारे कंपनीज है जो यहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड है, और हम भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. हम हमारा टारगेट बढ़ा रहे हैं एफडीआई का. I just wanted to highlight it that. So Reliance Oils to Chemical OTC business at an enterprise value of 75 billion US dollars. That's a huge amount. Okay. India has become the fastest growing investment region for foreign investors in 2016, led by an increase in investment in real estate infrastructure sector from Canada, according to KPMG. तो सिर्फ यही सेक्टर नहीं है, उसके साथ कौन से सेक्टर जुड़ गए? रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे भी सेक्टर. सम ऑफ द रीसेंट सिग्निफिकेंट एफडीआई अनाउंसमेंट्स आर, आई गेस ये हमने सीरियसली बहुत सारे देखे हैं, मैं आपको भेजने वाली हूँ. ये ऐसे है कि जो बता रहे हैं कि मैंने रीसेंट आपको बताया 2020 में क्या अनाउंस हुआ है. आप अगर ये पूरा का पूरा स्लाइड रीड करें, आपके लिए मैं 2 मिनट के लिए खुला छोड़ देती हूँ, तो क्योंकि मैं ही ये फिर से बार बार बताने का, मैं वॉलमार्ट वाला आपको बताऊंगी ज़ैंडर ग्रुप का, लेकिन बाकी आपको पढ़ना होगा. ओके, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और ऐसे डील्स आते रहते हैं. सो लेट्स सी वॉलमार्ट ने क्या किया. वॉलमार्ट ये सबसे बड़ा, आई गेस इन द वर्ल्ड, इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन. तो आप बिग बाजार को जानते हो, राइट? बिग बाजार, स्टार मार्केट, अपना बाजार और समथिंग, ये बहुत बड़े बाजार जो सुपरमार्केट बोलते हैं हम, डिपार्टमेंटल स्टोर, जाकर सब टाइप की ग्रोसरीज वहां पर मिलती है. रिलायंस भी उसमें एक है, राइट? रिलायंस फ्रेश या फिर फ्रेश, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम फॉर द स्टोर. ओके, लेकिन वॉलमार्ट ये पूरे वर्ल्ड की, स्पेसिफिकली यूएस में बनी बहुत बड़ी ग्लोबल रिटेल जायंट है. ओके, और Walmart has planned to open 50 new cash and carry stores. मतलब कैश लो और कैरी करो. You don't need to be in a line, or fastest growing retail sector. That's what we can call it in India over the next 3 or 4 years, and locate half of the stores in Uttar Pradesh and Uttarakhand, while creating over 40,000 jobs in 2 states. तो जैसे ही एफडीआई आते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाते हैं, राइट? तो उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में 40,000 जॉब क्रिएशन करने का उनका एम है. Global e-commerce giant Amazon is planning to enter the Indian food retailing sector by investing 515 million US dollars in the next years, as per Mr. Harsimrat Kaur Badal. He is a Minister of Food Processing Industries, Government of India. ओके, सो ऐसे बहुत सारे डील्स जो इंडिया में आ रहे हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि ये जो डील्स है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपके लिए जॉब क्रिएट कर रही है. अब देखो, अभी भी अमेजोन का आपको वर्क फ्रॉम होम का, मार्केटिंग का जॉब ऑफर हो सकता है. आपको ये सब जाकर बाहर देखना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी कि एक्चुअल एफडीआई के एडवांटेजेस क्या होता है. अब इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. व्हाट इज एफडीआई? राइट द एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई. तो इसमें आपको सिर्फ यही नहीं लिखना है. तो एडवांटेजेस है तो आपको पिछला वाला रीड करके वो एडवांटेज पॉइंट से कौन सा मैच होता है. अगर जॉब क्रिएशन है तो आप ये लिख सकते हो कि वॉलमार्ट हैज प्लान टू एंटर एंड क्रिएट 40,000 मोर जॉब. तो ये सब आपको एक्चुअली एग्जाम्पल में भी लिखना पड़ेगा. ओके, मैंने आपको पॉइंट्स दिए जो आपको लिखने हैं. मतलब ये थियरी है जो हर एक पॉइंट में आएगी, जो आपको लिखनी ही पड़ेगी. उसके साथ अगर एग्जाम्पल लिखोगे, दैट विल बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड आंसर. ओके, जितना आप रियलिस्टिक आंसर लिखोगे अपने खुद के वर्ड में, दैट विल बी योर पॉइंट वेयर आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का मतलब चांस है, अपॉर्चुनिटी है. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई. इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिचुएशन. Foreign direct investment can stimulate the target country's economic development, creating a more conducive environment for you as the investor and benefits for the local industry. So simply,
इससे क्या होगा, आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इट कैन स्टिम्युलेट योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट विल क्रिएट जॉब्स। पहले तो वो एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे कि लोग वहां पर अट्रैक्ट हो और वहां पर नए नए बिजनेस शुरू हो जाए। और जब नए बिजनेस शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा कंट्री का, जॉब्स भी बढ़ेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सैलरी नहीं आना शुरू होगा, नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उसके साथ वैरायटी ऑफ things that you can use, availability of things to use. Okay, so remember about that. Then it's an easy international trade. Commonly a country has its own import tariff, and this is one of the reason why trading with it is quite difficult. तो हमने, अगर आपको अपने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहते हैं, और जो भी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको टेरिफ बोला जाता है। ओके, और ये जो टेरिफ है वो सिंपली आपके वो चीज जो आपने इंपोर्ट किए उसकी प्राइस बढ़ाता है। ओके, सो ऑल्सो इसके लिए क्या होता है कि जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो बाहर के कंट्री के हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो बोलेंगे कि अरे हमारे चीज हम जो बेच रहे हैं उसका प्राइस बढ़कर इंडिया में जा रहा है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेडिंग। सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब इंपोर्ट टेरिफ होते हैं, लेकिन इंपोर्ट टेरिफ होना भी जरूरी है। क्यों, ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑल्सो देयर आर इंडस्ट्रीज दैट यूजुअली रिक्वायर देयर प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स टू एंश्योर देयर सेल्स एंड गोल्स विल बी कंप्लीटली मेड। तो इसका मतलब है कि ऐसे इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्ट करना चाहती है उसको कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट रहना पड़ता है, उनका सेल बढ़ाने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए, और विथ एफडीआई ऑल दीज विल बी मेड इजियर। अगर आप वहां पर जाकर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो वही कंट्री में जाकर बनाओ। ओके, इट्स लाइक अगर एप्पल कंपनी का जो फोन है वो अगर आप चाइना में बेच नहीं पा रहे हो तो ठीक है, एप्पल की फैक्ट्री चाइना में लगाओ, वहां ही बनेगा, वहां ही बेचा जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी का कुछ सवाल ही नहीं होगा। उसके साथ आता है कि आपका एफडीआई अगर उस कंपनी में, तो थोड़ा कंट्रोलिंग पावर भी उसके साथ आता है, आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले पाओगे। द थर्ड वन इज employment and economic boost. Foreign direct investment creates new jobs as investors build new companies in target country, create new opportunities. Definitely हमने देखा, जिसके लिए आपने एग्जांपल ऑलरेडी पीछे देखा है 40,000 जॉब्स वाला, या फिर बहुत सारा हमने वो वेस्टास का भी एग्जांपल देखा है, right? This leads to an increase in income and more buying power to people, which in turn leads to an economic boost. तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली अगर आपके पास जॉब है, आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी पैसे है, तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा। परचेसिंग पावर इज नथिंग बट आपके जो पॉकेट में पैसे है वो। ओके, तो उसके साथ क्या हो जाएगा कि आपको एक पैसे मिलने की वजह से आपका डिमांड बढ़ेगा, या फिर तो आप नया कंज्यूम करोगे तो मार्केट को बूस्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे आने की वजह से उनको कुछ नया शुरू करने की भी, लाइक नया बिजनेस, नया क्रिएटिव कुछ एंटरप्राइज, तो वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे नए जॉब क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब एक एफडीआई के आने से आप बूस्ट कर रहे हो पूरे के पूरे इकोनॉमी को। ओके, देन रिसोर्स ट्रांसफर, सिंपली एफडीआई के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब है मनी ट्रांसफर। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मनी ट्रांसफर कर रहे हो वहां पर कुछ काम करने के लिए। तो जिस भी कंट्री को एफडीआई मिल रहा है उसको तो पैसे मिलने ही वाले हैं, लेकिन वो एफडीआई से जो बिजनेस शुरू होगा, जो बहुत एक्सपांड होगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, और उससे जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से तो पार्ट जो भी कंट्री एफडीआई में इन्वेस्ट कर रही है, जो भी कंपनी एफडीआई में इन्वेस्ट कर रही है, उनको भी मिलने वाला है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल अलाउ रिसोर्स ट्रांसफर एंड अदर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। तो इसके साथ सिर्फ पैसे का ट्रांसफर नहीं होता है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। तो सिंपली ऐसे देखो, हमने ये देखा था कि टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स होने शुरू होते हैं,
एक यहाँ से दूसरी यहाँ तक। अगर आपकी मेडिसिन कंपनी है, अगर आपने मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा, एक कंपनी का पेटेंट जो है एक मेडिसिन के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद जब उसका पेटेंट राइट चला जाता है तो उसके जिनको बोलते हैं बायो मतलब जेनेरिक्स, ओके बायोजेनेरिक्स, तो उसके जेनेरिक मेडिसिन होना शुरू होता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है उसी सेम मॉलिक्यूल को, लेकिन उनकी प्राइस शायद कम होती है। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स, नॉलेज स्पिल ओवर होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है बाहेर के कल्चर का, बाहेर के नॉलेज का, ओके या सगळ्या प्रकारे तुम्ही खूप लाईक एन्व्हलप होता टुवर्ड्स इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, ओके तुम्ही एका कोअर मध्ये जाता जी पूर्ण तुम्हाला, इट्स लाईक बबल, ओके डेव्हलपमेंटचा बबल क्रिएट होतो तुमच्या अराउंड, ओके where various countries are given access to new technologies and skills, obviously हमने ये देखा है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस, ह्यूमन कैपिटल इज अ व्हेरी फंडामेंटल थिंग। कॅपिटल नेहमी आपण पैशातच मोजतो, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके कंपनी का पैसा बढ़ाते, लेकिन इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपके कंपनी में कौन सा स्किल है, कौन सा स्किल सेट है जो आपके कंपनी को बढ़ावा दे रहा है, और ये स्किल सेट लेबर से आता है। तो लेबर इज ए ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए अगर आपके कंट्री का, आपके कंपनी का, आपके इंडस्ट्री का, आपके सेक्टर का आपको ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करना है, इसका मतलब आपको वहां के लोगों को स्किल्स देने हैं। दैट इज नेशनल स्किल मिशन, राइट, जो हमने देखा था। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो उसके साथ साथ हमें वो इम्प्रूव करने की जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे इम्प्रूव्ड लेबर्स है, स्किल्डफुल लेबर्स है, तो ही लोग यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर आएंगे तो इतना सारा इतने सारे फायदे होने वाले। लेकिन एफडीआई के आने से भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेस को इम्प्रूव होने का मौका मिलता है, तुमसे ह्यूमन कैपिटल डेवलप व्हायला लागतं। वन बिग एडवांटेज brought about by FDI is the development of human capital resources, which is also often understated as it is not immediately apparent. तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में बहुत कम बार देखा जाता है, उसको थोड़ा नीचा वाला दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली प्रॉफिट में दिखता नहीं है कहीं पे डायरेक्ट ह्यूमन कैपिटल से इतना प्रॉफिट हुआ, ये ऐसा हम रिलेशन नहीं लगा सकते। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज द कॉम्पिटेंस एंड द नॉलेज ऑफ दोज एबल टू परफॉर्म लेबर, मोर नोन टू अस एज द वर्कफोर्स। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, वो वर्कफोर्स का स्किल है, वर्कफोर्स का परफॉर्मेंस एबिलिटी है, ओके नॉलेज है उनका, जो आपके प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होता है, और जो प्रोडक्शन आपके मुनाफे में कन्वर्ट होता है। सो आपके प्रॉफिट के लिए इनडायरेक्ट कॉजिंग एजेंट क्या है, आपका ह्यूमन कैपिटल है। The attributes gained by training and sharing experience would increase the education and overall human capital of a country. Its resources is not a tangible asset that is owned by companies, but instead something that is on loan. With this in mind, a country with FDI can benefit greatly by the development of human capital resources while maintaining the ownership. Okay. Sorry. The next one is tax incentive. पेरेंट एंटरप्राइजेस जो एफडीआई को हमारे यहाँ खींच कर लाते हैं, वुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू गेट एडिशनल एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स। As a foreign investors, you can receive tax incentives that will be highly useful in your selected fields of business. तो जो कंपनीज यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहती है, उनको प्रमोट करने के लिए, और जो उनको यहाँ पर ला रही है, वो दोनों को भी टैक्स इंसेंटिव मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है, सो दैट उनको मोटिवेट हो जाए कि यहाँ पर आकर काम करे। ओके, लेट्स सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। हिंडरेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, as it focuses on resources elsewhere other than investors' home country, foreign direct investment can sometimes harm your डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो बाहर की इन्वेस्टमेंट आकर घर के जो कुछ इन्वेस्टर्स है उनको हार्म कर सकती है, क्योंकि उनका अमाउंट बड़ा होने वाला है, डॉलर्स में होने वाला है, हमारा शायद रुपीज में होने वाला है, दैट्स व्हाई। सो रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस,
because political pressures in other countries can instantly change, foreign direct investment is very risky. तो उस कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चेंज हो और उसके यहाँ अगर उन्होंने बोला जो चेंज पॉलिटिकल सिस्टम है कि आप बाहर के कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अब जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है उनको सब डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ जो बिजनेस शुरू हुआ है वो बंद करने पड़ेंगे. दैट इज नॉट द यूजुअल केस, हमेशा ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सबको इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस की पड़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ रिस्की मैटर. प्लस मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस आर एक्सट्रीमली हाई. तो ये जो फैक्टर्स है दे आर एक्सट्रीमली रिस्की समटाइम्स. नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन ओकेजनली अफेक्ट एक्सचेंज रेट, मतलब रुपीस का डॉलर से जो कनेक्शन रहता है, तो एक रुपीस मतलब 1 डॉलर मतलब 68 रुपीज, ऐसे जो कनेक्शन रहता है कि 1 डॉलर के लिए कितने रुपीज एक्सचेंज करने पड़ते हैं, इसका जो रेट फिक्स रहता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एक्सचेंज रेट. okay, to exchange to advantage of one country and the detriment of another. इसका मतलब ये ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो शायद अगर एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल रहते हैं, एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं, तो शायद कुछ बार एफडीआई एक कंट्री के लिए फायदेमंद हो, एक कंट्री के लिए ना हो, तो ऐसा भी निगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है एक्सचेंज रेट का. उसके बाद आता है द हायर कॉस्ट. If you invest in some foreign countries, you might notice that it is more expensive when you export good. तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो इट इज वेरी इम्पेरेटिव टू प्रिपेयर सफिशिएंट मनी टू सेट अप योर ऑपरेशन. तो बहुत पैसे खर्च करके आपको वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करने का मौका मिलता है. सो इट्स अ वेरी हायर कॉस्ट. एफडीआई का साथ आता है जो हायर कॉस्ट का. फिर इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी. Considering that foreign direct investment may be capital intensive. हर बार किसी को सर्च करना कौन बोल रहा है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी. नॉन वायबिलिटी मतलब सफिशियंसी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, वो काम करने जैसा एनवायरमेंट नहीं है. सो कंसिडरिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे बी कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कैपिटल गुड्स बनाने के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर इट कैन समटाइम्स बी वेरी रिस्की और इकोनॉमिकली नॉन वायबल. मतलब रिटेलर्स जैसे छोटे छोटे लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है, या फिर जो छोटी छोटी चीजें एफडीआई आने की वजह से बहुत महंगी हो सकती है. सो इट्स इकोनॉमिकली नॉन वायबल ऑप्शन. ओके. एक्सप्रोप्रिएशन. रिमेंबर द पॉलिटिकल चेंजेस दैट कैन Remember the political changes that can also lead to expropriation, which is also scenario when the government will have control over your property and asset. तो जब ये political changes बढ़ेंगे कंट्री में, तो शायद ऐसे हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके प्रॉपर्टी पे, आपके बिजनेस पे कुछ कंट्रोल लेके आए, कुछ कब्जा लेके आए, कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, और इस टाइम एफडीआई पे बहुत ही गहरा और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके हिसाब से जहां पर भी एफडीआई इन्वेस्ट है वो कंट्रीज में भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो ऑब्वियसली देयर आर एडवांटेजेस, देयर आर डिसएडवांटेजेस, बट वी हैव टू गो थ्रू इट, क्योंकि एफडीआई से जो एडवांटेजेस आते हैं वो बहुत बड़े, और उसके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डिसएडवांटेजेस की, वी कैन सैक्रिफाइस दैट, वी कैन टेक दैट मच ऑफ रिस्क. ओके. तो आई गेस मैंने डिसएडवांटेजेस, जस्ट अ मिनट. ओके, यप, मैंने डिसएडवांटेजेस कंप्लीट किए हैं, तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे. और अगर आपको कुछ इसके बारे में बोलना है तो मतलब मैंने ये खुला छोड़ा है प्लेटफॉर्म, तब तक मैं आपको आपके अटेंडेंस का लिंक देती हूँ. लेकिन अगर आपको एफडीआई के बारे में या फिर और कुछ बोलना है प्लीज फील फ्री टू टॉक. ओके. रियली आपको कुछ भी बोलना नहीं है एफडीआई के बारे में? यार ये सब चीजें जो आपको बोलनी चाहिए, आपको डिस्कस करनी चाहिए. इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ थियरी पढ़ना नहीं होता, इसका मतलब है यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन योर डे टू डे लाइफ एंड सी हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स इन योर लाइफ. मैंने आपको अटेंडेंस की लिंक भेजी है जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. Let me put the date for today.
एक ही लेक्चर की अटेंडेंस देनी है, ओके। सो अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, ऐसे अच्छे से सोना है, कूल, देन हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, प्लीज स्टे होम। बाहर जाना इतना जरूरी नहीं है तो प्लीज मत जाइए, टेक अ रेस्ट, ओके। सो हैव अ नाइस डे, बाय।